नमस्कार साथियों। पिछली क्लास में हमने मुगल प्रशासन के अंतर्गत मुगल प्रशासनिक विभागों के संदर्भ में चर्चा की थी और मुगल प्रशासनिक विभागों के संदर्भ में जब चर्चा की थी तो इन विभागों के संदर्भ में मुख्य रूप से वजीर या वकील का पद, जिसका मतलब प्रधानमंत्री, फिर उसके बाद में दीवान यानी वित्त मंत्री, मीर बख्शी यानी सैन्य विभाग का प्रमुख, खान ए सामा या मीर ए सामा बादशाह की घरेलू ज़रूरतों को की पूर्ति करने वाला, सदर उस सुदूर धर्म और दान विभाग का प्रमुख, काजी उल कुजात न्याय विभाग का प्रमुख, मुहत्सिब जो कि जनता के नैतिक आचरण की देखभाल करने वाला अधिकारी था। तो इन के संदर्भ में हम पहले चर्चा कर चुके थे, अन्य अधिकारियों के संदर्भ में भी चर्चा कर चुके थे। आज की हमारी क्लास का विषय है मुगल प्रशासन के अंतर्गत मुगल सैन्य व्यवस्था, क्योंकि मुगल राज्य एक प्रकार का सैनिक राज्य था। तो सैनिक राज्य था तो उसमें सैन्य व्यवस्था कैसी क्या थी। तो देखो, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत हमने पहले भी चर्चा की थी कि स्वयं बादशाह सर्वोच्च सेनापति होता था। ये बात हुई थी कि सर्वोच्च सेनापति कौन है? स्वयं बादशाह है। तो फिर मीर बख्शी कौन होता? वो सैन्य विभाग का प्रमुख होता, न कि सर्वोच्च सेनापति होता। तो उसका काम सैन्य विभाग की व्यवस्थाओं को देखना था। तो सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता था? मीर बख्शी। देखो, यहां पर सर्वोच्च सेनापति तो था स्वयं बादशाह है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा जो अधिकारी होता मीर बख्शी, जो सैन्य विभाग का प्रमुख था, मीर बख्शी, ठीक है। यह सैन्य विभाग का प्रमुख था, इसके संदर्भ में हमने चर्चा की थी। फिर सैन्य अधिकारियों में सबसे प्रतिष्ठित पद होता वो होता खान ए जमा। खान ए जमा, खान ए जमा, यानी इस मीर बख्शी के बाद सैन्य विभाग का जो प्रमुख होता, सबसे प्रतिष्ठित पद होता, ये तो सैन्य विभाग का प्रमुख है। सेना में जो पद हैं उन पदों में, यानी सेना के पदों में सबसे प्रतिष्ठित पद था किसका? खान ए जमा का पद। ये तो सैन्य विभाग का प्रमुख है, लेकिन सेना में जो पद होते उन पदों में सबसे ऊंचा पद होता खान ए जमा, और खान ए खाना होता इसके बाद। इस खान ए जमा के बाद होता खान ए खाना, दूसरा प्रतिष्ठित। ये पद इस प्रकार से थे इनके। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, सेना का सर्वोच्च सेनापति कौन होता? बादशाह है। फिर सैन्य विभाग का प्रमुख कौन होता? मीर बख्शी। फिर सेना के जो पद हैं उनमें, क्योंकि ये तो सैन्य विभाग का प्रमुख है, सेना के अधिकारी, उन अधिकारियों में सर्वोच्च अधिकारी कौन है? खान ए जमा। खान ए जमा के बाद में कौन है? खान ए खाना। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। और जो सैन्य लेखा विभाग का अध्यक्ष यानी प्रमुख होता वो होता साहिब ए तोजी है। साहिब ए तोजीह नाम का जो अधिकारी होता, साहिब ए तोजीह है, ये सेना के लेखा विभाग का प्रमुख होता। सेना में लेखा विभाग का प्रमुख, तो सेना की जो भी लेखा विभाग की बातें होती वो साहिब ए तोजीह नाम का अधिकारी करता था। तो देखो, मूल बात हमें यहां ये याद रखनी है कि सर्वोच्च सेनापति बादशाह होता, सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी होता, और सेना का सर्वोच्च पदाधिकारी खान ए जमा होता इनमें, ठीक है। तो ये पदक्रम है। और लेखा विभाग का, सेना में लेखा विभाग का प्रमुख साहिब ए तोजीह होता। ये बात ध्यान रखनी है। अब अगली देखो, जब हम मुगल प्रशासनिक व्यवस्था पढ़ें, सैनिकों की व्यवस्था पढ़ें, तो कुछ नाम आपको ग्रुप में याद करने हैं ताकि देखो इजी वे से याद हो जाए। जैसे मैं कुछ नाम दो दो के साथ में ग्रुप लिख रहा हूं, उस हिसाब से ही हम याद करेंगे उनको और याद हो जाएंगे बड़े इजी तरीके से। जैसे देखो, पहला नाम लिखता हूं मैं, अहदी और दाखिला। अहदी और दाखिला, दाखिला बता रहा हूं क्या है। पहले इन दो ग्रुपों की हम बात करेंगे। फिर दूसरा होगा अहसाम और सेहबंदी। दूसरा ग्रुप होगा अहसाम और सेहबंदी।
देखो अगर हमें ये नाम याद हो गए तो इनका अभिप्राय क्या है वो अपने आप याद होगा, अभी हम चर्चा कर रहे हैं। फिर तीसरा वर्ग होगा हमारे पास, तीसरा बरगिर और सिलेदार, सिलेदार। ठीक है, ये तीन वर्ग हैं, हमें इन तीन वर्गों के संदर्भ में चर्चा करनी है मुख्य रूप से, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अब इनके संदर्भ में हम बात करेंगे तो पहले देखो एक एक इजी वे से सुनना है आपको। अहदी यानी बादशाह के सैनिक, बादशाह के सैनिक जो बादशाह के नियंत्रण में रहते, जो बादशाह के ही नियंत्रण में रहते। अब आप ये कहोगे साहब बादशाह के सैनिक है तो बादशाह के नियंत्रण में रहेंगे, इसको देखो दूसरे को जब हम पढ़ेंगे दोनों की एक साथ तुलना करेंगे तब पता चलेगा। बादशाह के सैनिक जो बादशाह के ही अधीन रहते थे, वो तो क्या थे, अहदी। तो ये अहदी एक प्रकार का विशेष सैनिक होते, विशेष दस्ता होता, कमांडो दस्ता बोल सकते हैं बादशाह के। दाखिला बादशाह के सैनिक जो मनसबदारों के अधीन रहते थे, जो मनसबदारों के अधीन रहते थे, मनसबदारों के अधीन रहते थे। ठीक है, तो जो मनसबदारों को बादशाह मनसबदारों को अपनी सेना देता वो तो कहलाती, क्या कहलाती, दाखिला। और खुद बादशाह के नियंत्रण में, जैसे देखो इसको आप एक एग्जाम्पल से समझ लो कि हल्दीघाटी युद्ध में अकबर ने मान सिंह को अपनी सेना देकर भेजी, तो मान सिंह को जो सेना देकर भेजी, अकबर की सेना को जो लेकर आया, मुगल सेना को लेकर आया, वो सेना क्या थी, दाखिला। ठीक है, मनसबदारों के अधीन। फिर आपको पता हो तो एक मुगल सैन्य अधिकारी ने, जो पीछे वाली टुकड़ी का प्रमुख था, मेहतर खां, उसने ये आवाज लगाई थी कि बादशाह सलामत स्वयं युद्ध के मैदान में पधार रहे हैं। तो स्वयं हालांकि आए नहीं थे, लेकिन अगर वो स्वयं आते तो उनके साथ जो सेना होती खुद बादशाह के, वो होती दाखिला। ठीक है, तो बादशाह के सैनिक जो बादशाह के ही अधीन रहते वो तो थे वो क्या नाम, अहदी। बादशाह के अधीन रहते वो तो थे अहदी, और बादशाह के सैनिक जो मनसबदारों के अधीन होते वो होते दाखिला। ये बात ध्यान रखनी है। तो साथ में जो सैनिक लेकर आता वो अहदी होते, और अहदी एक प्रकार से विशेष प्रशिक्षित दस्ता होता, क्योंकि वो खुद बादशाह के साथ रहते हमेशा। अंगरक्षक के का कार्य भी ये विशेष दस्ता ही करता था, तो वो विशेष सैनिक होते थे। तो अहदी बादशाह के सैनिक जो बादशाह के ही अधीन रहते, दाखिला बादशाह के सैनिक जो मनसबदारों के अधीन रहते थे। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, फिर अहसाम और सहबंदी। देखो अहसाम युद्ध विद्या में पूर्ण निपुण सैनिक, युद्ध विद्या में निपुण सैनिक जो केवल युद्धों में ही भाग लेते, जो युद्धों में ही भाग लेते। ठीक है, तो आप ये कहोगे साहब सैनिक है तो युद्धों में ही भाग लेते। अब देखो ये युद्ध विद्या में निपुण है, ये युद्ध विद्या में निपुण नहीं होते, ये युद्ध विद्या में निपुण नहीं होते। तो इसका मतलब युद्ध के अलावा जैसे रसद सामग्री का, तो एक प्रकार से ये गैर लड़ाकू दस्ता था, ये एक प्रकार से गैर लड़ाकू दस्ता है। अच्छा ध्यान रखना, ये पैदल सेना से संबंधित है। ये जो अहसाम और सहबंदी है ये पैदल सेना से संबंधित है। देखो ये तो रहेगी ये तो पैदल घुड़सवार दोनों से संबंधित हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से होती घुड़सवार सेना से संबंधित, ये घुड़सवार से, और ये होती पैदल सेना से संबंधित। तो ये तो दोनों कह सकते हैं हम, घुड़सवार प्लस पैदल। ये केवल पैदल अहसाम और सहबंदी। युद्ध विद्या में पूर्ण निपुण जो केवल युद्ध में ही भाग लेते वो तो क्या होते, अहसाम। सहबंदी युद्ध विद्या में निपुण नहीं होते, तो रसद सामग्री की व्यवस्था करना, भू राजस्व की वसूली करना या अन्य ऐसे कार्यों में संलग्न रहते, वो सैनिक क्या कहलाते, सहबंदी। ठीक है, तो युद्ध विद्या में पूर्ण निपुण सैनिक जो केवल युद्ध में ही भाग लेते वो तो कहलाते अहसाम, और युद्ध विद्या में पूर्ण निपुण न होने के कारण युद्ध के अलावा अन्य कार्यों में सहयोग करते, जैसे कि मार्ग रास्ता क्लियर करना, रसद सामग्री को पहुंचाना, या फिर राजस्व वसूली में सहयोग करना, ऐसे जो सैनिक होते वो क्या कहलाते, सहबंदी।
ठीक है। फिर बरगीर और शिलेदार, ये क्या है, घुड़सवार सेना से संबंधित है, ये बात ध्यान रखना, ये घुड़सवार सेना ही थी, घुड़सवार या अश्वसेना बोल सकते हैं हम, अश्वसेना से संबंधित। अच्छा, इसे रिसाला कहा जाता था, यह बात भी ध्यान रखना। अकबर की जो अश्वसेना थी उसका नाम था रिसाला, और इस रिसाला सेना के दो भाग थे, बरगीर और शिलेदार। बरगीर यानी वे घुड़सवार सैनिक, वे घुड़सवार सैनिक जिन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे, जिन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते थे, वो क्या कहलाते, बरगीर। बर्गर नहीं, आप कहीं पिज्जा बर्गर सोचो, बरगीर, तो वो घुड़सवार सैनिक जिन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते, वो क्या कहलाते, बरगीर। और शिलेदार, वे घुड़सवार सैनिक जिन्हें घोड़े और अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी होती थी, वो क्या कहलाते, शिलेदार। तो देखो, स्वयं करनी होती वो शिलेदार थे, और जिनको राज्य द्वारा दिया जाता वो बरगीर थे, अपने आप स्वयं शिलेदार। तो दो प्रकार के हैं, ये बरगीर यानी वो घुड़सवार सैनिक जिन्हें अस्त्र शस्त्र और घोड़े राज्य की ओर से दिए जाते, और शिलेदार वे घुड़सवार सैनिक जिन्हें अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था स्वयं करनी होती। तो शिलेदार स्वयं, बस इतना ध्यान रख लो, ठीक है। तो एक बार देखो, दोबारा देखो, पहले अहदी बादशाह के सैनिक जो बादशाह के अधीन रहते, दाखिला बादशाह के सैनिक जो मनसबदारों के अधीन रहते, तो शायद कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अहसाम और शेबंदी, अहसाम युद्ध विद्या में पूर्ण निपुण सैनिक जो केवल युद्धों में ही भाग लेते, और सहबंदी युद्ध विद्या में निपुण न होने के कारण युद्ध के अलावा अन्य कार्यों में सहयोग करते, ठीक है। और बरगीर वे घुड़सवार सैनिक जिन्हें अस्त्र शस्त्र राज्य की ओर से दिए जाते, शिलेदार वे घुड़सवार सैनिक जिन्हें अस्त्र शस्त्र और घोड़ों की व्यवस्था स्वयं करनी होती, तो स्वयं करते वो थे शिलेदार, ठीक है। तो ये अश्वसेना से संबंधित है, ये बरगीर और शिलेदार, ठीक है। तो शायद मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की कोई समस्या होगी। तो ये बात उनके एक प्रकार से सेना के जो विभिन्न भाग हैं उनसे संबंधित बात। अब आगे करें हम अगले तोपखाना के संदर्भ में, विशेष तौर से कि इनका तोपखाना मुगलों का। तो देखो, भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग या तोपों का प्रयोग मुगलों ने किया था। देखो, बारूद का प्रयोग तो सबसे पहले दक्षिण में बहमनी राज्य द्वारा किया जाता है, लेकिन वो केवल बारूद का ढेर उसका प्रयोग है। तोपों का विधिवत प्रयोग भारत में सबसे पहले मुगलों द्वारा, बाबर द्वारा ही किया जाता है, और वो बाजोर और भेरा को जीतता है। तो उस समय बाबर भारत में पहली बार तोपखाने का प्रयोग करता है। तो हमें यह ध्यान रखना है यहाँ पर कि सबसे पहले बाबर के बारे में हम बात करें तो बाबर के संदर्भ में, यानी बात हमारी तोपखाने के संदर्भ में चल रही है, तो भारत में तोपखाने का प्रारंभ बाबर के समय से ही हुआ है। तो तोपों का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, बाबर ने किया था। और बाबर के प्रधान तोपची थे वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। बाबर के प्रधान तोपची थे वो थे उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर हुमायूं के संदर्भ में बात करें तो हुमायूं ने भी तोपखाने का प्रयोग, हालांकि हुमायूं को तोपखाने ने धोखा दिया कई बार, लेकिन फिर भी हमें ध्यान ये रखना है कि हुमायूं के समय रूमी खां नाम का एक तोपची था, रूमी खां, और ये मूलतः गुजरात के बहादुर शाह के पास था। फिर गुजरात के बहादुर शाह से फिर किसके सेवा में आ गया, हुमायूं की सेवा में। तो हुमायूं के समय ये रूमी खां तोपखाने का प्रमुख था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर अब देखो, बाकी हम बात करें अकबर के बारे में, तो बात करें तो अकबर के समय तोपखाना काफी समृद्ध था, और तोपखाने विभाग का प्रमुख भी क्या कहलाता, मीर ए आतिश। मीर ए आतिश, ये पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम कि तोपखाने विभाग का प्रमुख क्या कहलाता था, मीर ए आतिश, ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक बात और, अकबर के काल का जो क्या नाम तोपची, प्रधान तोपची था वो कबीर था। याद कैसे रहेगा आपको, देखो ये ध्यान रखना, अकबर का मतलब भी महान होता है, कबीर का मतलब भी महान होता है। तो अकबर का प्रधान तोपची वो कबीर था, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अकबर के समय जब बात करें हम, कबीर,
अच्छा, एक आपने मनुची का नाम सुना होगा, जिसने स्टोरियो डी मोगोर नाम से पुस्तक लिखी थी। वो शाहजहां के पुत्र दारा सिकोह का तोपची था। मनुची इटालियन था, तो वो मनुची भी दारा सिकोह का तोपची था। ये बात भी ध्यान रखनी है, तो मैं लिख देता हूं, दारा सिकोह का तोपची था मनुची, जिसने स्टोरियो डी मोगोर नाम से पुस्तक लिखी थी। ठीक है। और औरंगजेब के तोपखाने की एक विशेषता थी औरंगजेब के काल की। औरंगजेब ने अपने जितने भी तोपखाने विभाग के प्रमुख या प्रधान तोपची बनाए, वो सब के सब कन्नौज से थे। ये बात ध्यान रखनी है। अच्छा, तो आप एक नाम याद भी रख लोगे, जो प्रमुख था औरंगजेब के समय, वो था फिदाई खां। फिदाई खां औरंगजेब के काल में प्रमुख तोपची था, ये बात ध्यान रखनी है। फिदाई खां, ठीक है। और मोस्टली औरंगजेब के समय तोपखाने विभाग के जो भी अधिकारी होते वो कहां से लिए जाते? कन्नौज से। ये एक बड़ी बात थी, अलग बात थी। इसका मतलब कन्नौज के लोगों को तोप का कोई विशेष प्रशिक्षण होता होगा, तो ये अलग बात है। ये ध्यान रखना आपको कि औरंगजेब के समय तोपखाने विभाग में जो प्रमुख अधिकारी होते वो कहां से लिए जाते थे? प्रधान तोपची कन्नौज से ही होते थे। ये एक अपने आप जो भी संयोग से कह सकते हैं, या हो सकता है कोई ऐसी बात हो, लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि मोस्टली कन्नौज से ही थे उसके। ठीक है। तो बात ये चल रही है कि तोपखाने विभाग का प्रमुख कौन था? मीर ए आतिश। ये बात ध्यान रखना। और जो भारी तोपें होती उनको कहा जाता जिन्सी। भारी तोपों को कहा जाता जिन्सी, और हल्की तोपों को कहा जाता दस्ती। हल्की तोपों को कहा जाता दस्ती। याद रह जाएगा, सही? गड़बड़ थोड़ी होगा, नहीं होगा, मिक्स नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? कि देखो, भारी तोप जिन्सी, हल्की तोप दस्ती। मुझे कैसे याद है वो बताता हूं मैं, कि मैं एक सामान्य पैंट से, जिसे हम ट्राउजर बोलते हैं, उससे जींस पैंट से तुलना करता हूं, तो जींस पैंट थोड़ी भारी लगती है उनकी तुलना में। तो जींस भारी है, इसका मतलब जिन्सी भारी है, तो जिन्सी भारी। भाई इस प्रकार से मैंने याद कर लिया। तो भारी तोपों को क्या कहा गया है? जिन्सी, और हल्की तोपों को क्या कहा गया है? दस्ती। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ साधनों जिनको परिवहन के आधार पर उनके अलग अलग नाम और हैं, जैसे पहिएदार वाहनों। पहिएदार वाहनों पर ले जाई जाने वाली तोपों को कहा गया है अरराब। पहिएदार वाहनों पर ले जाई जाने वाली तोपों को क्या कहा गया है? अरराब। और हाथी या हाथियों पर ले जाई जाने वाली जो तोप हैं उनको कहा गया है गजनाल। गजनाल। और ऊंटों पर ले जाई जाने वाली जो तोप हैं उनको कहा गया है सतुरनाल। सतुरनाल। और जो पैदल सैनिक ले जाते, पैदल सैनिक जिन तोपों को ले जाते वो थी नरनाल। नरनाल। ठीक है। यह बात ध्यान रखनी है आपको कि पहिएदार वाहनों पर अर्राब, हाथी पर गजनाल, ऊंट पर सतुरनाल, और सैनिकों द्वारा, पैदल सैनिकों द्वारा ले जाई जाती वो क्या है? नरनाल। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है। अब हम बात करें जल सेना की बात। जल सेना के संदर्भ में देखो, जल सेना, जल सेना देखो, जल सेना के संदर्भ में पहली बात आपको यह ध्यान रखनी है जल सेना के संदर्भ में कि अकबर ने नवाड़ा नाम से एक जल सेना विभाग का गठन किया था। किस नाम से? नवाड़ा नाम से जल सेना विभाग का गठन किया था। एक बात। दूसरी बात, जल सेना विभाग के प्रमुख को मीर ए बहर कहा जाता था। ठीक है। बहर यानी पानी में बहर, ऐसे। तो मीर ए बहर यानी जल सेना विभाग का प्रमुख, तो मीर ए बहर कहा जाता था। मीर ए बहर यानी जल सेना विभाग का प्रमुख। ठीक है। ये कहा जाता था। ये बात ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि औरंगजेब के काल में एक गंज ए सरवर नाम का जहाजी बेड़ा था। क्या था? गंज ए सरवर
सरवर। इसको गंज ए सवाई भी बोलते थे, गंज ए सवाई। ये औरंगजेब के काल का नहीं, मुगल काल का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था। ये बात ध्यान रखनी है आपको, जिस पर 80 तोपें और 400 बंदूकें लगी हुई थी। 80 तोपें और 400 बंदूकें लगी हुई थी। इस गंज ए सवाई किसके काल का है? औरंगजेब के काल का। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। ये मुगल काल का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा था, ठीक। तो ये बात रही मुगलों की सैन्य व्यवस्था से संबंधित। अब सैन्य और नागरिक प्रशासन दोनों से संबंधित एक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन अकबर ने किया था, और वो थी मनसबदारी व्यवस्था। तो अब हमारा बिंदु ही होगा मनसबदारी व्यवस्था, ये बात ध्यान रखनी है। तो अब मनसबदारी व्यवस्था एक यूनिक व्यवस्था है, अलग व्यवस्था है। मनसबदारी व्यवस्था, देखो पहली बात आपको यह ध्यान रखना है कि मनसबदारी व्यवस्था का अध्ययन करने वाला आधुनिक इतिहासकार वो है मोरलैंड, ठीक है। तो इस मनसबदारी व्यवस्था की विस्तृत व्याख्या किस इतिहासकार ने की है? मोरलैंड ने की है। ये बात ध्यान रखनी है। तो मोरलैंड का संबंध मुगल मनसबदारी व्यवस्था के अध्ययन से है, एक बात। दूसरी बात, इस मुगल मनसबदारी व्यवस्था को मुगल साम्राज्य के इस्पात का ढांचा, मुगल साम्राज्य में इस्पात का ढांचा कहा गया है, कि जिसने इस मुगल साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। तो मुगल साम्राज्य के इस्पात का ढांचा किसको कहा गया है? मनसबदारी व्यवस्था को कहा गया है। ये बात ध्यान रखनी है। फिर ध्यान रखना है कि अकबर को सर्वप्रथम इस मनसबदारी व्यवस्था की सलाह किसने दी थी? तो एक खलीफा था अब्बा सईद। तो खलीफा अब्बा सईद ने, खलीफा अब्बा सईद ने सर्वप्रथम मनसबदारी व्यवस्था का सुझाव दिया था। सर्वप्रथम सुझाव किसने दिया? खलीफा अब्बा सईद ने सुझाव दिया था। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक। अब हम बात करें मनसबदारी व्यवस्था है क्या, ठीक है। तो मनसबदारी व्यवस्था देखो सामान्य एकदम बड़े इजी वे से बात समझ में आ जाएगी। मनसब शब्द का अर्थ होता है पद, प्रतिष्ठा, रैंक या श्रेणी। मनसब शब्द का अर्थ है पद, प्रतिष्ठा, रैंक या श्रेणी, ठीक है। तो प्रारंभ में जब अकबर ने इस मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन किया था तो पद, प्रतिष्ठा या रैंक के रूप में किया था, कि अकबर के दरबार में किस व्यक्ति की क्या प्रतिष्ठा है उसको अंकों में डिफाइन किया था अकबर ने, ठीक है। और उसको नाम दे दिया मनसबदारी व्यवस्था, और इसका प्रचलन किया अकबर ने 1574-75 में, ठीक है। इसका प्रचलन तो शायद 18वां वर्ष आता है ये शासनकाल का। इसमें 74-75 में इस अकबर ने इस व्यवस्था को प्रचलन में लाया है अकबर, ठीक है। मनसबदारी व्यवस्था का प्रचलन कब किया है? 1574-75 ईस्वी में। मनसब शब्द का अर्थ क्या है? पद, प्रतिष्ठा, रैंक। फिर आईने अकबरी के अनुसार या अबुल फजल के अनुसार मनसबदारों की कुल श्रेणियां थी 66। तो देखो संख्या तो उसने 66 की बताई है। ये अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछे कि अबुल फजल के अनुसार या आईने अकबरी के अनुसार मनसबदारों की कितनी श्रेणियां थी, तो 66 थी। लेकिन व्यवहार में उसने जब उनका उल्लेख किया है एक एक करके कि कितने कौन कौन से थे, तो उसमें केवल 33 श्रेणियों का उल्लेख किया है। तो व्यवहार में कितनी श्रेणियां लाई गई? 33। लेकिन आईने अकबरी के अनुसार कुल कितनी श्रेणियां थी? 66। ये बात भी ध्यान रखनी है, ठीक है। तो उसने उल्लेख करते समय 33 का किया है, जबकि संख्या बताई है 66। ये बात भी ध्यान रखनी है। मनसबदारों की श्रेणियां यानी 10 से लेकर सबसे छोटा मनसब कितने का है? 10 का। यह बात ध्यान रखना, ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा मनसब 10, और सबसे बड़ा मनसब उसने जब 66 का उल्लेख किया तब है 10,000 का मनसब, ठीक है। सबसे छोटा 10, सबसे बड़ा 10,000। हालांकि अपवाद स्वरूप अकबर ने 12,000 का मनसब भी दिया है।
अगर आप ये पूछा जाए कि सबसे बड़ा मनसब कितने का होता तो 10,000 ही बताना है, लेकिन सबसे बड़ा दिया कितना का गया अकबर के काल में, तो 12,000 का दिया गया था शहजादा सलीम को। वो अपवाद था, ठीक है। तो ये बात भी ध्यान रखना आप कि सर्वोच्च मनसब कितने का होता, 10,000 का मनसब, लेकिन सर्वोच्च दिया कितने का गया अकबर के काल में, तो 12,000 का मनसब किसको दिया गया, शहजादा सलीम को 12,000 का मनसब प्रदान किया गया था, ठीक है। तो 10 से लेकर 10,000 तक की श्रेणियां थी मनसबदारों की, और 66 श्रेणियों 66 की संख्या बताई है किसने, अबुल फजल ने। चलो ये बात रही। अच्छा, 5,000 से ऊपर के मनसब केवल मुगल राज परिवार के सदस्यों को ही दिए जाते थे। 5,000 से ऊपर के मनसब केवल मुगल परिवार के सदस्यों को ही दिए जाते थे। तो दोबारा एक बार थोड़ा सा सुनना, मनसब शब्द यहां प्रतिष्ठा का सूचक है इस जगह। अभी आगे चलकर तो इसका दो अर्थ हो जाएंगे, आगे हम बात करेंगे। अभी एक बार जब हम चर्चा कर रहे हैं 1575 74-75 में जिसको लागू किया गया है, उसका अभिप्राय इतना ही है कि मनसब शब्द का अर्थ पद, प्रतिष्ठा या रैंक है। तो किस व्यक्ति की, यानी रैंक को अंकों में डिफाइन कर दिया, प्रतिष्ठा को कि 10 अंकों से लेकर 10,000 तक। हालांकि 10,000 से ऊपर की प्रतिष्ठा, पद या रैंक भी दिया गया है किसको, शहजादा सलीम को। अब एक नियम यह कर दिया कि 5,000 से ऊपर के अंकों की प्रतिष्ठा यानी मनसब केवल मुगल राज परिवार के शहजादों को ही दी जाएगी। लेकिन अपवाद स्वरूप 2 व्यक्ति ऐसे थे जो मुगल राज परिवार के नहीं थे, फिर भी उनको ये प्रतिष्ठा 5,000 से ऊपर की प्रतिष्ठा दी गई, 5,000 से ऊपर का मनसब दिया गया। वो थे मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह, ठीक है। तो अब देखो, मिर्जा अजीज कोका मोहम्मडन है, मुस्लिम है, तो हिंदुओं में केवल एक ही व्यक्ति था मान सिंह, जिसे 5,000 से ऊपर कितने का, 7,000 का मनसब दिया गया था। तो 2 व्यक्ति ऐसे थे जो मुगल राज परिवार के सदस्य न होते हुए भी अकबर के काल में 5,000 से ऊपर के मनसब अर्थात 7,000 के मनसब प्राप्त करते हैं, मान सिंह और अजीज कोका। ये अजीज कोका वही है जो अकबर के काल में अंतिम वकील या वजीर था। कल हमने पढ़ा था कि अकबर के काल का अंतिम वजीर कौन था, तो अजीज कोका था, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि 5,000 से ऊपर के मनसब मुगल राज परिवार के सदस्यों को दिए जाते थे, लेकिन अपवाद स्वरूप मान सिंह और अजीज कोका को 7,000 के मनसब भी प्रदान किए गए थे। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो, एक थोड़ी सी बात आपको और याद करनी है कि जो मनसबदार राजधानी में ही रहते वो तो थे हाजिर रकाब। आपको देखो 2 नाम याद रखने हैं, एक तो हाजिर रकाब, हाजिर रकाब, और एक याद रखना है तैनातिया, तैनातिया, ठीक है। तो हाजिर रकाब कौन से मनसब थे, जो राजधानी में ही नियुक्त थे, रहते थे, वो तो थे हाजिर रकाब। और जो दूरस्थ प्रांतों में नियुक्त होते थे वो कहलाते तैनातिया। तो हाजिर रकाब यानी हाजिर ही थे बेटे, तो वो तो क्या होंगे, हाजिर रकाब। जो बेचारे दूर तैनात हैं वो होंगे तैनातिया। तो याद हो जाएंगे, हाजिर रकाब यानी जो राजधानी में ही हैं, तैनातिया यानी जो दूरस्थ प्रांतों में, दूरस्थ क्षेत्रों में हैं, राजधानी से बाहर हैं, वो क्या होंगे, तैनातिया। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब मनसबदारों की 3 प्रकार थे, ये बात ध्यान रखना। अभी देखो, मनसबदारों के 3 प्रकार कौन कौन से थे। देखो, 3 श्रेणियां 3 प्रकार, दोनों अलग अलग हैं। 3 श्रेणियां 3 प्रकार। तो पहले हम 3 प्रकारों की बात करते हैं। 3 प्रकार, तो प्रकार तो केवल जब ये मनसब व्यवस्था शुरुआत में लागू की गई है तब भी 3 प्रकार हो गए, और श्रेणी विभाजित होगी जब द्वैध मनसब बनाया जाएगा, अर्थात उस मनसब को 2 भागों में किया जाएगा, जात और सवार, तब उसकी श्रेणियां बनेगी 3। अभी 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार कौन कौन से हैं, देखो इजी वे से याद हो जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। 3 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला, वो मनसबदार जिन्हें 10 से लेकर 500 तक के मनसब प्राप्त हैं। 10 से लेकर
500 तक के जो मनसब प्राप्त हैं वो क्या कहलाते? मनसबदार। तो हालांकि हम मनसबदार सभी के लिए प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन मूलतः मनसबदार शब्द प्रचलन में तो सभी के लिए था, आगे बाद वालों के लिए भी था। लेकिन केवल जब आपको मिलाने वाली बात आए या पूछा जाए कि इनमें से किन को वास्तविक रूप से मनसबदार कहा जाता था, तो मनसबदार केवल उतने ही थे जिनको 10 से लेकर 500 तक का मनसब प्राप्त था, वो केवल मनसबदार कहलाते। ठीक है, अब फिर आगे दूसरी, ये तो प्रथम प्रकार है। दूसरा प्रकार 500 से लेकर, तो ये श्रेणी नहीं है, प्रकार है। 500 से लेकर, तो प्रकार एक तो हो गया मनसबदार, अब 500 से लेकर इसमें हो जाएगा 2500 का मनसब, 2500 तक, तो वो क्या कहलाएगा? अमीर। तो दूसरा, अब देखो एक मिनट, यहां पर 10 से लेकर 500 तक का मनसबदार है, वो मनसब जिसको मिलता है वो केवल मनसबदार कहलाएगा, उसे और दूसरी कोई बात नहीं कहा जाएगा। और 500 से लेकर 2500 तक, 2500 तक का मनसब जिसको प्राप्त है, जिस मनसबदार को, वो क्या हो गया? अमीर, उसको अमीर कहा जाएगा। तो इसका मतलब इसको अमीर नहीं कहा जाएगा, हालांकि मनसब तो सबको ही कहा जाएगा, लेकिन इसको अमीर नहीं कहा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, फिर तीसरा 2500 से ऊपर, 2500 से ऊपर जिनको या अधिक जिनको मनसब प्राप्त हो, वो कहलाएगा अमीर ए उम्दा या अमीर ए आजम। अमीर ए उम्दा या फिर अमीर ए आजम। ठीक है, अमीर ए आजम, जिसको 2500 से ऊपर का मनसब होता, वो अमीर ए उम्दा या अमीर ए आजम नाम से जाना जाता था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, तो 3 प्रकार हैं एक इस मनसब प्राप्त, इन अंकों के आधार पर कि किसको कितना मनसब प्राप्त है, उसके आधार पर 3 प्रकार हैं, जिनको 10 से लेकर 500 तक है। ध्यान रखना, कुछ पुस्तकों में 10 से लेकर 2500 तक दिया हुआ है, 10 से लेकर 500 तक है वो मनसबदार है, 500 से 2500 तक है वो अमीर है, 2500 से ऊपर है वो क्या है? अमीर ए उम्दा। अब कितना ऊपर जा सकता है? 5, जैसे 7000 मान सिंह का था, तो वो अमीर ए उम्दा होंगे, वो अमीर ए उम्दा वर्ग में होंगे। तो अमीर ए उम्दा को मनसबदार यानी ये नाम तो बोल सकते हैं, लेकिन इनको, जैसे अमीर को, जिनको 2500 से नीचे का मनसब है, उनको हम अमीर ए उम्दा नहीं बोल सकते। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो फिलहाल इतना ही ध्यान रखना है। 10 से लेकर 500 तक जिनको मनसब प्राप्त है वो मनसबदार, 500 से 2500 तक प्राप्त है वो अमीर, 2500 से ऊपर के मनसब जिनको प्राप्त है वो है अमीर ए उम्दा या अमीर ए आजम। क्लियर है सही, जहां तक मैं सोच रहा हूं? ठीक है, फिर आगे बात करें। अब क्या हुआ 1594-95 में, मोस्टली आप याद रखोगे 1595 ईस्वी में अकबर ने द्वैध मनसब का प्रचलन किया। द्वैध मनसब अर्थात मनसब को 2 भागों में विभाजित कर दिया, 2 प्रकार कर दिए उसके, एक जात और दूसरा सवार। ठीक है, अब देखो यहां पर इतने दिन क्या था? सिर्फ मनसब किसको कितना है, और मनसब शब्द का पद, प्रतिष्ठा या रैंक। अब उसमें 2 भाग कर दिए उसके, जात और सवार। तो यहां देखो, जात का मतलब है मूल मनसब, मूल मनसब का मतलब पद, प्रतिष्ठा या रैंक, कि किस व्यक्ति की जो अर्थ पहले मनसब का था वो अर्थ अब किसका हो जाएगा? जात का हो जाएगा। ठीक है, और सवार का मतलब कि घुड़सवारों की संख्या, सैन्य शक्ति। तो देखो इस जात से तो पता चलता किसी मनसबदार का, क्योंकि मनसबदार को दोनों पद दिए जाते, जात प्रतिष्ठा का सूचक, सवार सैन्य संख्या का सूचक, सैन्य शक्ति का सूचक। तो क्योंकि यह समस्या कब आई कि अकबर इसे सैन्य व्यवस्था में लागू करना चाहता था कि प्रतिष्ठा, तो अब सैन्य व्यवस्था में लागू करना चाहता था, तो केवल सैनिक हो यह जरूरी नहीं है, उनको 2 भागों में विभाजित कर देंगे। तो जिसका जात पद, जिसको केवल जात पद, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, हमेशा जात पद ही अधिक रहेगा,
सवार पद कभी जात पद से ज्यादा नहीं हो सकता। सीधी सी बात ये है, यहाँ पर ये बात ध्यान रखना। और हमेशा जात पद का उल्लेख पहले होगा। जैसे किसी व्यक्ति को ये द्वैध बनाया तो कितने का मनसब प्राप्त है, तो इतने का जात इतने का सवार, हम चर्चा करेंगे आगे। यहाँ पहले आप सिंपली ये समझ लो, जात पद का अर्थ मूल मनसब अर्थात पद, प्रतिष्ठा या रैंक है, या ठीक है, या रैंक है। और सवार पद का मतलब सैनिकों की संख्या से है, सैन्य बल से पता चलता। तो इससे तो पता चलता उस मनसबदार की प्रतिष्ठा का, और सवार से पता चलता सैन्य बल का पता चलता। और इस आधार पर 3 श्रेणियां बनाई गई मनसबदारों की। वो तो 3 प्रकार थे, वो तो उसमें तो ये आधार नहीं लागू था। अब देखो 3 श्रेणियां कैसे बनाई गई, जिनका 3 श्रेणी है। तो प्रथम श्रेणी में कौन है, मैं नाम लिख देता हूं पहले। प्रथम श्रेणी, इस आधार पर प्रथम श्रेणी में कौन है, जिनका जात पद और सवार पद दोनों बराबर बराबर हों, अर्थात जिसकी प्रतिष्ठा भी और जिसकी जो सवारों की, घुड़सवारों की संख्या भी है, वो दोनों बराबर हों। तो जात पद और सवार पद बराबर बराबर हों, तो वो बराबर बराबर का मतलब जैसे 7000 जात यानी प्रतिष्ठा और 7000 ही घुड़सवारों की संख्या कर दी, तो 7000 जात और 7000 सवार दोनों बराबर बराबर कर दिए, तो वो होगा प्रथम श्रेणी का मनसबदार। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है। फिर दूसरा बात करें हम, द्वितीय श्रेणी। द्वितीय श्रेणी में कौन आएगा, जिनका जात पद, ये बात ध्यान रखना कि जिनका जात पद की तुलना में सवार पद कम हो। ऐसे कर लो इसको, जिन मनसबदारों का जात पद की तुलना में, जात पद की तुलना में सवार पद कम हो, और सवार पद कम तो रहेंगे, ये तो तय है, या तो बराबर हो सकते हैं, अधिक नहीं हो सकते। तो जो बराबर है वो तो क्या हो गए, प्रथम श्रेणी के, और जो कम है वो क्या हो गए, द्वितीय श्रेणी के। कम है लेकिन आधे से अधिक हो। सवार पद जात पद की तुलना में कम है लेकिन आधे से अधिक है। जैसे दोबारा मैं इसको आप क्लियर देखो, जात पद की तुलना में सवार पद कम हो लेकिन आधे से अधिक हो, आधे से अधिक हो, वो क्या कहलाएंगे, द्वितीय श्रेणी। जैसे 7000 का जात पद हो गया और 5000 का सवार पद हो गया, तो आधे से अधिक हो गया, लेकिन और कम भी हो गया, जात से कम, लेकिन जात से पद हो सवार पद, लेकिन ये सवार पद इस जात पद के आधे से अधिक हो। आधा तो क्या हुआ, 3500, तो उससे अधिक है, तो ये क्या हो गया, द्वितीय श्रेणी का मनसबदार। और तृतीय श्रेणी का जात पद की तुलना में सवार पद आधे से कम हो, जात पद की तुलना में सवार पद आधे से कम हो, आधे से कम हो। ठीक है, जैसे 7000 का जात पद है और 2500 का सवार पद है, तो वो क्या हो गया, 2500 का सवार पद होते क्या हो गया, अपने आप ही भाई आधे से कम हो गया, तो वो तृतीय श्रेणी का। देखो पहली बात, जात पद से सवार पद अधिक नहीं हो सकता, ये सामान्यतः नियम था, ये बात ध्यान रखनी है हमें। ठीक है, तो अब अगर वो बराबर है तो वो प्रथम श्रेणी का मनसबदार, कम है तो द्वितीय श्रेणी का, लेकिन कितने, आधे से, आधे तक ही हो सकते, आधे से भी कम होते ही क्या हो गया सवार पद, वो तृतीय श्रेणी का मनसब हो गया। ठीक है, तो ये सवार पद घुड़सवारों सेना से, अश्व सेना से संबंधित है, जबकि जात पद प्रतिष्ठा से संबंधित है। ठीक है, तो ये भाई देखो एक मिनट, सीधा सा बात ये है, जैसे तानसेन है अकबर के दरबार में, अब
तानसेन है तो उसको प्रतिष्ठा तो होनी चाहिए ना, उसे सैनिकों की कहाँ जरूरत है। तो सैनिक अगर नहीं भी हैं, कम है, तो भी चल जाएंगे। अगर उसकी सुरक्षा के लिए या उसके लिए 10 सैनिक दे दिए, 20 सैनिक दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसकी प्रतिष्ठा दरबार में भाई वो बहुत अच्छा गाता है, तो इसलिए उसका जात पद या स्वार पद में से ज्यादा कौन सा होगा, जात पद होगा। ये दिखती बात है, तो उसे जात पद यानी मनसब तो उसे मिलेगा। ये बात यहां पर, ये बात ध्यान रखनी है आपको। चलो ये बात रही इस मनसबदारी की, अकबर से संबंधित की बात रही पहली बात। अब हम बात करें जहांगीर के संदर्भ की बात, कि मनसबदारी व्यवस्था में जहांगीर ने क्या परिवर्तन किया। तो ध्यान रखना, जहांगीर ने इसमें एक नियम लागू किया, सी अस्पा दू अस्पा का नियम, या दू अस्पा सी अस्पा का नियम। देखो जहांगीर के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है कि जहांगीर ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत सी अस्पा व दू अस्पा का नियम लागू किया था। सी अस्पा दू अस्पा का मतलब देखो, यक अस्पा तो क्या होता, जो वास्तविक घुड़सवार संख्या होती, जिसमें किसी प्रकार का कोई कि एक सैनिक और एक घोड़ा, और उसका वेतन राज्य की ओर से दिया जाता। कि तो इसका मतलब इससे वेतन की उस राशि का भी पता चलता। तो क्या है, यक अस्पा का मतलब तो ये हो गया सीधा साख कि एक सैनिक एक घोड़ा। लेकिन अगर किसी मनसबदार को एक सैनिक के साथ 2 घोड़े दिए जाते और उनका खर्चा दिया जाता, तो वो क्या कहलाता, दू अस्पा सैनिक। अगर उस एक सैनिक को एक ही घोड़ा दिया गया है तो वो होगा यक अस्पा। देखो पहले मैं लिख देता हूं इसको इस प्रकार से यहां, ताकि आपके समझ में आ जाए। सी अस्पा यानी एक सैनिक, और इसको प्रदान किए गए, इसके एवज में इसके साथ दिए गए 3 घोड़े, 3 घोड़े। और दू अस्पा का मतलब है एक सैनिक और 2 घोड़े, ठीक है। और यक अस्पा का मतलब है, अस्पा का मतलब है एक सैनिक और 1 घोड़ा, 1 घोड़ा, ठीक है। तो ये अमूमन क्या है, जब सामान्य तौर पर अकबर के काल में तो क्या था कि जितने घुड़सवार सैनिक राज्य की ओर से दिए जाते और उनका वेतन दिया जाता, तो वो यक्की होते, यानी एक सैनिक और उसके साथ 1 घोड़े का खर्चा दिया जाता, और वो 1 घोड़ा दिया जाता। लेकिन जहांगीर ने क्या परिवर्तन कर दिया इसमें, कि सैनिक, उस एक सैनिक के साथ 2 घोड़ों की व्यवस्था, कि भाई सेना को गतिशील बनाने के लिए, ताकि अगर 1 घोड़ा थक भी जाए तो उसको वो उस रूप में, या जो भी है उसने ऐसी व्यवस्था कर दी कि उसको ये खर्चा देना शुरू कर दिया कि एक घुड़सवार सैनिक को अब 3 घोड़े दे दिए, तो वो क्या हो गया, सी अस्पा। और दू अस्पा एक सैनिक 2 घोड़े, और यक अस्पा एक सैनिक 1 घोड़ा। कि सेना में भाई घुड़सवार घोड़े युद्ध में निरंतर काम आए, तो किसी प्रकार से उनमें थकान ना हो, गतिशीलता बनी रहे, इस प्रकार का कुछ सोचकर उसने ऐसा कर दिया। अब यहां यह ध्यान रखना है आपको कि जहांगीर ने यह व्यवस्था लागू की थी अपने राज्यारोहण के 10वें वर्ष में, 10वें वर्ष यानी 1615 में, 1605 में तो वो शासक बना था, तो 1615 में यह व्यवस्था लागू की थी। और सबसे पहले उसने सी अस्पा या दू अस्पा का जो ये पद या मनसब प्रदान किया था, वो था आसफ खां। तो मुगल काल में सबसे पहले सी अस्पा दू अस्पा को प्राप्त करने वाला, मतलब उसके जो 1700 सैनिक थे, देखो जैसे मान लो उसको 5000 सैनिक दिए गए थे, 5000 सवार था, 7000 सवार था, 7000 जात, 7000 सवार। तो अब जो 7000 सवार थे उनमें से 1700 सवारों को दू अस्पा बना दिया, दू अस्पा और सी अस्पा बना दिया 1700 को, ठीक है। तो वो सी अस्पा दू अस्पा 1700 से निकले, उनको 2-2 या 3-3 घोड़े दे दिए। ऐसा पहली बार किसके साथ किया गया, आसफ खां के साथ। ये बात, आसफ खां कौन था, नूरजहां का भाई। तो ये बात ध्यान रखना, सबसे पहले ये सी अस्पा या दू अस्पा किसको दिया गया, आसफ खां को। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना कि
पूरी पूरी सेना को न देकर कुछ सैनिकों को देते, जैसे 1700 को दिया इसके समय, तो जो शेष बच गए, ये बात ध्यान रखना, इस सी अस्पा दू अस्पा का पद देने के बाद जो शेष सैनिकों की संख्या बचती उसको कहा जाता था बारावर्दी। ये बात ध्यान रखना कि जो शेष बच जाते इनके अलावा सी अस्पा दू अस्पा प्रदान के बाद जो सैनिक शेष बचते उनको कहा जाता बारावर्दी सैनिक, बारावर्दी। ये बात ध्यान रखना आप कि उनको क्या कहा जाता था, बारावर्दी। शेष बची संख्या को बारावर्दी कहा जाता था। बस जहांगीर के संदर्भ में इतनी बात याद रखनी है। अब हमें बात करें शाहजहां के संदर्भ में। शाहजहां, देखो शाहजहां के संदर्भ में एक तो आपको सामान्य सी बात याद ये रखनी है कि शाहजहां ने मनसबदारी व्यवस्था के अंतर्गत मंथ स्केल या फिर जिसे हम कह सकते हैं मासिक वेतन सारणी का नियम लागू किया था। मंथ स्केल या मासिक वेतन सारणी का नियम लागू किया था। इसके अलावा शाहजहां के समय दूसरी बात आपको जो सबसे प्रसिद्ध है वो याद रखनी है आपको कि शाहजहां के समय में दारा शिकोह को, जो शाहजहां का बेटा था, दारा शिकोह को जो मनसब दिया गया था वो दिया गया था 60,000 और 40,000। आप शायद मेरे ख्याल से बता सकते हो कि इसका इन 60,000 और 40,000 में से जात पद कौन सा था, सवार पद कौन सा था? हमेशा पहले नाम आएगा वो जात पद होगा एक बात, बाद में नाम आएगा वो सवार पद होगा, अगर इस प्रकार से लिखा हुआ हो तो। दूसरी बात, जात पद की तुलना में सवार पद ज्यादा हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ज्यादा क्या होंगे, जात पद। तो इस दारा शिकोह को 60,000 का जात पद यानी 60,000 का मनसब था, और 60,000 का मनसब था तो ये मुगल काल में, पूरे संपूर्ण मुगल काल में सर्वोच्च मनसब था। किसको? दारा शिकोह को, जिसके बारे में हमने साहित्य जब पढ़ रहे थे तब चर्चा की थी। दारा शिकोह को, जिसे लघु अकबर भी कहा गया है, शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल कहा है। तो ये बात ध्यान रखना, पूरे मुगल काल में सर्वोच्च मनसब किसको है? दारा शिकोह को। एक बात तो ये याद रखना, शाहजहां के समय है वो। दूसरी बात याद ये रखना आपको कि शाहजहां के समय में ही आसफ खां को 9,000 का मनसब था। आसफ खां जिसे अभी हम चर्चा कर रहे थे, जहांगीर के समय में सी अस्पा दू अस्पा का मनसब प्रदान किया गया था, उसी आसफ खां को, क्योंकि ये शाहजहां का ससुर है, उसका तो साला था क्योंकि नूरजहां का भाई था, और शाहजहां का, जहांगीर का तो ससुर था, और शाहजहां का ससुर है क्योंकि ये मुमताज का पिता है। ठीक है, तो इस आसफ खां को 9,000 का मनसब प्रदान किया था। आसफ खां को 9,000 का मनसब प्रदान किया था, और ये गैर मुगल राज परिवार का, यानी जो मुगल राज परिवार का सदस्य नहीं है, तो ध्यान रखना, ससुर है, रिश्तेदार है, मुगल राज परिवार का सदस्य नहीं है, तो मुगल राज परिवार का सदस्य न होते हुए भी इसे 9,000 का मनसब प्रदान किया है। तो गैर मुगल राज परिवार का कोई सदस्य जिसे सर्वोच्च मनसब था मुगल काल में, वो आसफ खां था। उसे कितना मनसब दिया गया था? 9,000। जबकि अकबर के काल में कौन थे? गैर मुगल राज परिवार के 2 व्यक्ति थे, मान सिंह और अजीज कोका। उनको कितना मनसब दिया गया था? 7,000 का मनसब दिया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको शाहजहां के संदर्भ में। अब बात करें हम औरंगजेब के संदर्भ में। एक बात याद रखनी है औरंगजेब के संदर्भ में, औरंगजेब ने मशरूत मनसब का प्रचलन किया था, अर्थात कंडीशनल रैंक का मतलब शर्त के आधार पर कि जो व्यक्ति जो मनसबदार राजधानी से जितना ज्यादा दूर जाएगा और जितना दुर्गम क्षेत्रों में जाएगा, रिस्क वाले क्षेत्रों में जाएगा, उतना ही उसका मनसब उस अनुपात में बढ़ जाएगा।
यानी खतरों वाली जगह पर अगर कोई मनसबदार, जहां कोई भी नहीं जाना चाहता और वहां कोई जाने के लिए तैयार होगा, तो शर्त के आधार पर उसके मनसब में वृद्धि कर दी जाएगी। तो कंडीशनल रैंक, मसरूत का मतलब है कंडीशनल रैंक, शर्त के आधार पर कि वो अगर दुर्गम स्थानों पर जाता है तो उसके मनसब में वृद्धि कर दी जाएगी, और वापस सामान्य परिस्थितियों में आता है तो उसके मनसब में कमी की जा सकती है। ऐसा मनसब क्या कहलाएगा? मसरूत मनसब। तो अभी जैसे सेना में है ना, अगर कोई सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं तो उनके वेतन में वृद्धि कर दी जाती है। बस वही बात है यहाँ पर कि इनके पद प्रतिष्ठा, रैंक और साथ में वेतन दोनों में वृद्धि कर दी जाती थी। तो ये कंडीशनल रैंक है। मसरूत मनसब का मतलब शर्त के आधार पर मनसब में वृद्धि या कमी करना। तो कंडीशनल रैंक वो क्या कहलाती? मसरूत मनसब। बस ये बात थी मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में या मुगल प्रशासन के संदर्भ में। अब अगले टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।